मैं विनोद कोठारी, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर। आज हम सी 301 जो थर्ड ईयर का प्रथम सब्जेक्ट है, सी 301 थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, उसमें प्रथम चैप्टर है फ्रेम्स, उस बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रेम्स, जब कोई सीधी छड़ों के सिरों एक दूसरे से मिला दिए जाते हैं तो बनी हुई संरचना एक ढांचा कहलाती है। सिरों को रिवेटों, बेल्टों या वेल्डन द्वारा जोड़ा जाता है। इसका मीनिंग ये है कि जैसे हम जानते हैं कि लोहे के हमको पाइप हमको मिलते हैं, इसके साथ साथ एंगल्स भी होते हैं, फ्लैट्स भी होते हैं। इस तरह के जो भी अवयव हैं, और उन अवयवों को जरूरी नहीं है वो भी कि वो लोहे के ही हो, वह एल्यूमिनियम के भी हो सकते हैं, स्टेनलेस स्टील के भी हो सकते हैं। उन अवयवों को यदि जोड़कर हम कोई ढांचा बनाते हैं, कोई शेप बनाते हैं, तो वह शेप जो होती है, वह स्ट्रक्चर जो होता है, वो कहलाता है ढांचा। फॉर एन एग्जाम्पल, बड़े बड़े जो वर्कशॉप्स होते हैं उसमें आरसीसी की छत न डालकर उसमें स्लोपिंग रूफ डाली जाती है। स्लोपिंग रूफ में हम उसमें जो मेंबर्स काम में लेते हैं या जो उसको कहते हैं हम ट्रसेस। तो ट्रसेस आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेम्स, जो उसमें विभिन्न अवयव होते हैं और उन अवयवों को जोड़कर, अब जोड़ने का जो तरीका होता है या तो रिवेटों से जोड़ सकते हैं, या बोल्टों से जोड़ सकते हैं, या वेल्डिंग कर सकते हैं एज पर नीड। तो उस तरीके से जो भी ढांचा बनता है, उस ढांचे को हम उसको एनालिसिस हम करेंगे यहाँ पर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से स्कोप के अनुसार। अब ढांचे के टाइप्स जो होते हैं, क्लासिफिकेशन यदि हम ढांचों का करें तो ढांचे 3 प्रकार के होते हैं: आदर्श ढांचा, अनादर्श ढांचा और अधिकांशिक ढांचा। आदर्श ढांचे को हम अंग्रेजी में परफेक्ट फ्रेम कहते हैं, अनादर्श ढांचा को हम इम्परफेक्ट फ्रेम कहते हैं, अधिकांशिक ढांचा को हम रिडंडेंट फ्रेम कहते हैं। इन तीनों को समझने से पहले हमको इस इक्वेशन को समझना आवश्यक है। एक ये इक्वेशन बनाई हुई है n = 2j-3। n जहां पर होता है अवयवों की संख्या यानी नंबर ऑफ मेंबर्स, और j होता है जोड़ों की संख्या, जॉइंट नंबर ऑफ जॉइंट्स। तो ये तीनों जो हम क्लासिफाई करते हैं फ्रेम्स को, वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली करते हैं कि यदि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो तो परफेक्ट फ्रेम होती है। यदि लेफ्ट हैंड साइड हमारी उसमें कम है राइट हैंड साइड की तुलना में, तो उस केस में हम कहते हैं इम्परफेक्ट फ्रेम है। और जिस समय यदि मान लो लेफ्ट हैंड साइड हमारी अधिक है राइट हैंड साइड की तुलना में, तो हम उसको कहते हैं रिडंडेंट फ्रेम या अधिकांशिक ढांचा। तो इसको उस तरीके से समझाया गया लैंग्वेज के अनुसार। परफेक्ट फ्रेम बाह्य भारों के कारण ढांचे को संतुलित रखने के लिए अवयवों की संख्या पर्याप्त से कम होती है। इसका मीनिंग क्या है कि जब बाह्य भार आते हैं तो हम ये जानते हैं कि एवरी एक्शन हैज गॉट अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो जो हमारे बाह्य भार आते हैं तो उससे वह उसमें इस तरह की रिएक्शंस होती हैं कि वह उस भार को संतुलित कर लेती है। तो यदि संतुलित कर लेते हैं तो उसके लिए अवयव जो बनाए हुए हैं, जिसके द्वारा हमने फ्रेम बनाई है, वो अवयव यदि पर्याप्त हैं तो उस केस में उसको हम परफेक्ट फ्रेम कहेंगे। यदि संख्या पर्याप्त से कम है तो उसको हम इम्परफेक्ट फ्रेम कहेंगे, और यदि पर्याप्त से अधिक है तो हम उसको रिडंडेंट फ्रेम कहेंगे। यानी पर्याप्त से अधिक में कि एक किसी मेंबर उसमें आवश्यकता ही नहीं थी, वो अननेसेसरली उसमें जोड़ा गया है, तो वो रिडंडेंट फ्रेम है। तो यानी कि हम उस मेंबर को हटा भी सकते हैं, इससे हमारी उस फ्रेम को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। अब एक एग्जाम्पल के अनुसार इनको समझाया गया है कि मान लीजिए एक ट्रायंगुलर हम फ्रेम कंसिडर करते हैं जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स आर 3 एंड नंबर ऑफ जॉइंट्स आर आल्सो 3। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम दोनों देखेंगे। तो यहाँ राइट हैंड साइड में हमने j की जगह, क्योंकि नंबर ऑफ जॉइंट्स 3 है तो j की जगह हमने 3 रखा, तो 2 × 3 -3 = 3, और इतना ही हमारा n = 3 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो दिस इज परफेक्ट फ्रेम। नाउ सेकंड वन एग्जांपल इज, यदि हम चौकोर कोई फ्रेम लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स आर 4 एंड नंबर ऑफ जॉइंट्स आर आल्सो 4, तो राइट हैंड साइड 2j-3, 2 × 4 - 3 = 5, और जबकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड n = 4 है, यानी कि राइट हैंड साइड इज मोर देन लेफ्ट हैंड साइड। तो यानी कि उसको हम कहेंगे इम्परफेक्ट फ्रेम, कि इसमें
यह मेंबर की स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि यह इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इसमें एक मेंबर और होना चाहिए तो यह हमारी सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पर यदि हम मान लो एक डायगोनल और लगा देते हैं तो उस केस में यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स आ जाएंगे 5, नंबर ऑफ जॉइंट्स उतने ही रहेंगे, तो ये परफेक्ट फ्रेम बन जाएगी। तो वी कैन मेक इम्परफेक्ट फ्रेम इनटू परफेक्ट फ्रेम बाय एडिंग एक वन मोर मेंबर। नाउ एक ही एग्जांपल लिया है जिसमें चौकोर और 4 मेंबर डायगोनल हमने यहाँ पर एक जॉइंट्स के द्वारा जोड़ दिया है। दिस इज दो जॉइंट। तो यहाँ पर यदि हम काउंट करें तो नंबर ऑफ मेंबर्स आर 8 और नंबर ऑफ जॉइंट्स आर 5। तो हमने इसको जब राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया तो 2 × 5 - 3, तो उस केस में हमारा यह हो जाएगा 7 राइट हैंड साइड, और जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज 8 है, तो राइट हैंड साइड इज लेस देन लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि एक मेंबर को हम इसमें से रिमूव कर सकते हैं, तो ये इसको परफेक्ट फ्रेम बना सकते हैं। तो ये हमारी ये इसमें हो गया कि n इज ग्रेटर देन 2j - 3, तो दिस इज रिडंडेंट फ्रेम। तो इन 3 प्रकार की फ्रेम्स को हम यहाँ पर हमने डिफाइन किया है। अब ढांचे के अवयवों में बलों की गणना के ढांचे के अवयव जो होते हैं, अब इसमें हमको जब इसमें कोई भी लोड लग रहा है तो इसमें किस प्रकार से यह इसके हम गणना करेंगे। तो सबसे पहला यह है कि ढांचे का प्रत्येक जोड़ कब्जेदार होगा। इसमें कुछ हमारी परिकल्पनाएं होंगी कि उन परिकल्पनाओं के आधार पर ही हम इसको गणना करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो इसमें एजम्पशंस मानते हैं कि ढांचे का प्रत्येक जोड़ कब्जेदार होगा, यानी सारे जॉइंट्स जो है वो रिजिड नहीं होंगे, कब्जेदार होंगे। सभी बल ढांचे के जोड़ों पर लगेंगे। तीसरा, ढांचा आदर्श ढांचा होना चाहिए, यानी इन तीनों में से हमारा परफेक्ट फ्रेम होना चाहिए जो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई कर रहा है। चौथा है, ढांचे के अवयवों का भार नगण्य माना जाएगा, कि जिस समय हम कैलकुलेशन करेंगे तो केवल जो एक्सटर्नल लोड लग रहे हैं उन एक्सटर्नल लोड को ही हम कंसिडर करेंगे, हम इसके भार को हम उसमें नहीं कंसिडर करेंगे। अवयवों पर बंकन आघूर्ण कार्यकारी नहीं होगा, यानी बंकन आघूर्ण हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, वह वर्किंग नहीं होगा। अब ढांचे को विश्लेषण की विधियां, कि हम ढांचे को जो एनालिसिस करते हैं, हम इसके 2 मेथड होते हैं वैसे तो, एनालिटिकल मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में 2 विधियां होती है, काट विधि एवं जोड़ विधि। तो काट विधि और जोड़ विधि को उसको हम 1 बाय 1 लेंगे और उस पर किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसको एग्जाम्पल के साथ यहां पर समझाया जाएगा। मेथड ऑफ सेक्शन, यानी कि हमारा काट विधि। इस विधि में ढांचे को एक काट द्वारा 2 भागों में बांटा जाता है। एक भाग के अवयवों के बल एवं इस पर बाह्य बल को संतुलित बल निकाय बनाते हुए संतुलन की निम्न परिस्थितियों द्वारा अवयवों में बल की गणना की जाती है। इसका मीनिंग क्या है कि सबसे पहले कोई भी जब हम फ्रेम कंसिडर करेंगे, उस फ्रेम को में हम एक सेक्शन लेंगे और उस सेक्शन में हम लेने के पश्चात उसके 2 भाग हो जाएंगे, एक लेफ्ट पार्ट हो जाएगा, एक राइट पार्ट हो जाएगा। उसमें से हम या तो चाहे लेफ्ट पार्ट या चाहे राइट पार्ट हम उसमें कंसिडर करेंगे और उसमें बाह्य बल को संतुलित बल निकाय बनाते हुए संतुलन की निम्न परिस्थितियों द्वारा, संतुलन की निम्न परिस्थितियों का जो यहाँ पर ये डिफाइन की हुई है, उन परिस्थितियों के द्वारा हम बल की गणना करेंगे। अब संतुलन की परिस्थितियां क्या है? पहले, किसी बिंदु पर समस्त क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर बलों का बीजीय योग 0 होगा, यानी कि जो हमारा नियम है न्यूटन्स का कि एवरी एक्शन हैज गॉट ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शंस। तो उस केस में यह है कि अगर क्षैतिज बल हमारे लेफ्ट टू राइट लग रहे हैं तो उसको कंपेंसेट करने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए राइट टू लेफ्ट भी कोई लोड होगा। तो इस तरीके से यह है कि उनका बीजीय योग करेंगे, एक को हम पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरे डायरेक्शन को हम नेगेटिव मानेंगे, तो उनका बीजीय योग 0 होगा। इसी तरीके से ऊर्ध्वाधर बलों में भी कि डाउनवर्ड लोड शुड बी इक्वल टू अपवर्ड लोड।
ये पहली कंडीशन। दूसरा, गुणों का बीजीय योग शून्य होगा कि ऑल द समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स शुड बी इक्वल टू 0। ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब एक कार्ड में 3 से अधिक अवयव नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर ये कंडीशन ये है कि जब हम जो भी सेक्शन हम लेंगे उस सेक्शन का, चाहे हम लेफ्ट पार्ट कंसिडर कर रहे हैं तो लेफ्ट पार्ट में 3 से अधिक अवयव नहीं होने चाहिए, अदरवाइज ये मेथड ऑफ सेक्शन के द्वारा सॉल्व नहीं की जा सकती है। अब कटे हुए अवयवों में से 2 से अधिक अज्ञात बल नहीं होने चाहिए, कि जो भी हमने काटा है सेक्शन उसमें 2 बल ही हमारे अज्ञात होने चाहिए, 2 से अधिक पे हम नहीं उसमें सॉल्व कर सकते हैं। तब जैसे एक एग्जांपल लिया हुआ है कि ये आपने एक ट्रस लिए हमने या एक फ्रेम ली है और इस फ्रेम में आप ए बी सी डी ई इस तरह के मेंबर देख रहे हैं। ये जॉइंट को हमने यहां पर डिफाइन किया हुआ है ए बी सी डी एंड ई। ये ए और बी जो है वो सपोर्टेड है कि इसके नीचे सिंपली सपोर्टेड लगा हुआ है, सपोर्ट लगा हुआ है और इस पर 2 कार्यकारी बल कार्य कर रहे हैं, बाह्य बल। एक डी बिंदु पर वर्टिकली हमारा 10 किलोन्यूटन का लोड लगा हुआ है और ई पर भी वर्टिकल हमारा 12 किलोन्यूटन का लोड लगा हुआ है। और अब इसके कारण से हमको प्रत्येक मेंबर्स में हमको ये बलों की गणना करनी है। अब बल हमारे या तो टेंसाइल फोर्स होगा या कंप्रेसिव फोर्स होगा, तो हमको टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा जो जिसकी ज्योमेट्री है उस ज्योमेट्री के हिसाब से हम इसमें से कुछ मेंबर्स की लंबाइयों को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। जैसे यहां पर जो दे रखा है कि ये AC और CB ये 5-5 मीटर दे रखी है, लेकिन अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें ACD में तो हम ये देख रहे हैं कि ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है, क्योंकि ये हमको जिस समय सॉल्व करते हैं हमको सारा एनालिसिस करना पड़ेगा, सारी चीजें इसमें दी हुई नहीं होती है, कुछ हमको कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो वो हमारे प्रीवियस नॉलेज जो है उसको हम काम में लेते हुए हम इसको एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको यह कि अगर मान लो AD की लंबाई निकालनी है, CD की लंबाई निकालनी है, तो हम ये की लंबाई कैसे निकालेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये देखिए ये 60 डिग्री है, एंगल C 60 डिग्री है, तो निश्चित तौर पर ये तीसरा एंगल भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि समेशन ऑफ ऑल 3 एंगल्स शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री ट्रायंगल का जो ये रूल है। तो इसका मतलब जब तीनों एंगल समान होते हैं तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, कि यानी तीनों भुजाएं सम बाहु त्रिभुज कहलाता है। तो समबाहु त्रिभुज में यदि ये AC अगर हमारा 5 मीटर है तो AD भी हमारा 5 मीटर होगा, CD भी हमारा 5 मीटर होगा। अब नाउ वी कम टू दिस ट्रायंगल BC एंड D। देखिए ये CB 5 दिया हुआ था, ये हमने अभी एनालिसिस करके हमने निकाल लिया CD इज इक्वल टू 5 मीटर, यानी कि यहां पर इस ट्रायंगल में 2 भुजाएं यदि समान है तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। समद्विबाहु त्रिभुज में ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाते हैं, और समद्विबाहु त्रिभुज में जब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहां पर ये एंगल हमारा 120 डिग्री हो गया और ये हमारा एंगल 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया और ये इसका राइट एंगल है। तो इस राइट एंगल की तुलना करके हम इसमें से इस CE की वैल्यू हम निकालेंगे। तो जो यहां पर ये निकाला हुआ है ट्रायंगल BCE में CE इज इक्वल टू BC cos 60 डिग्री, और BC हमारा 5 मीटर है, cos 60 डिग्री 0.5, तो CE इज इक्वल टू 2.5 डिग्री आ गया। और ट्रायंगल CEF अब ये हमारे यहां पर से हमने E से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हमने उसमें ये F पॉइंट आया, तो ये CF कितना होगा ये भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम ये इस वापस ये ट्रायंगल हमने ट्रायंगल CEF लिया, जिसमें CF इज इक्वल टू CE cos 60 डिग्री, तो 2.5 इंटू 0 2.5 अभी हम ये CE की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो CF इज इक्वल टू 2.5 इंटू 0.5 यानी 1.25। अब हम मोमेंट लेंगे। अब इन सब क्योंकि हमने ये एक्चुअली ये क्यों निकाला है, हमको यहाँ पर मोमेंट लेंगे तो हम इसका ये वर्टिकल डिस्टेंस हमको चाहिए होता है। तो सबसे पहले चूंकि हमको रिएक्शंस फाइंड करनी है, रिएक्शंस फाइंड करने के लिए हमको मोमेंट लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम A के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर हम एक पर हम आघूर्ण ले रहे हैं, तो ये सबसे पहला फोर्स 10 और इसका वर्टिकल डिस्टेंस है AG। ये हमारा अच्छा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव मानेंगे रेस्पेक्टिवली। तो 10 इंटू AG
प्लस 12 इंटू AF, ये भी क्लॉकवाइज होगा, और ये RB जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो इज माइनस RB इज इंटू 10, और इसका समेशन ऑफ ऑल मोमेंट शुड बी इक्वल टू 0, तो ये इसका 0 कर देंगे हम, और इसको फिर हम नेगेटिव को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, और AG इज इक्वल टू, चूंकि ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये इसके ऊपर लंब जो इसके मध्य में होगा, तो AG इज इक्वल टू हमारा हाफ ऑफ AC होता है, तो यहां पर हमने 2.5 लिख दिया है, और इस केस में यहां पर ये 12 और AF इज इक्वल टू 5, हम यहां पर AC और प्लस CF हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं 1.25 मीटर, तो यहां पर हम ये 1.525 लग के हमने RB कैलकुलेट कर लिया, RB इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। अब इसी प्रकार से अब हम सेक्शन RA हमारा निकाल लेंगे। अब वैसे तो एक ही होता है कि इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में डाउनवर्ड लोड शुड बी इक्वल टू अपवर्ड लोड, उसके तरीके वो इस रूल को काम में लेते हुए हमने ये निकाली RA इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन। या हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं कि यहां पर हम B पर हम मोमेंट ले लेते हैं, तो हमारा RA कैलकुलेट हो जाएगा। अब सबसे पहले हम सेक्शन लेते हैं, सेक्शन 1-1। सेक्शन 1-1 जो हम लेते हैं, तो सेक्शन 1-1 हमने यहां पर लिया है, जो कंडीशन थी कि मैक्सिमम 3 से अधिक जो नहीं होने चाहिए, और 2 ही हम अननोन होने चाहिए हमारे पास अज्ञात बल निकालने के लिए, 2 मेंबर्स में ही हम अज्ञात बल निकाल सकते हैं, तो यह हमने यहां पर ये किया है। तो हमने सेक्शन लिया है 1-1, ये यहां इस तरीके से हमने यहां पर इसको डिफाइन किया हुआ है। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हमको लोड का डायरेक्शन हमको शो करना होता है कि ये लोड जो है वो टुवर्ड्स जॉइंट लग रहा है या अवे फ्रॉम द जॉइंट। तो ये हम एज्यूम कर सकते हैं हमारे, क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि यहाँ पर टेंसाइल फोर्स आएगा या कॉम्प्रेसिव फोर्स आएगा किसी भी मेंबर में, तो हम एक जस्ट एज्यूम कर लेते हैं कि AD के अंदर हमारा ये जो डायरेक्शन है, अब ये कैसे डिफाइन करेंगे हम किसको कि इसमें कॉम्प्रेसिव फोर्स का क्या साइन है और टेंसाइल फोर्स का क्या साइन है। तो हम ये देखते हैं कि अगर जॉइंट की डायरेक्शन की तरफ अगर उसका बल का डायरेक्शन लेते हैं हम जॉइंट की तरफ का, तो इसका मतलब वो जॉइंट को दबा रहा है, वो मेंबर उस जॉइंट पर दब रहा है, तो इसका मतलब ये कंप्रेसिव फोर्स हो गया, और यहाँ पर ये खिंचाव आ रहा है इस जॉइंट में, तो यहाँ पर ये टेंसाइल फोर्स हो गया। तो टेंसाइल फोर्स का ये साइन होगा, कंप्रेसिव फोर्स का ये साइन होगा। तो हमने यहाँ पर ये इसको कंप्रेसिव फोर्स मान लिया, इसको हमने टेंसाइल फोर्स मान लिया। कोई इसमें हमारा कुछ भी हम एज्यूम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर सेक्शन 1-1 हमने लिया, सेक्शन 1-1 में हमने इस तरीके से इसको हमने डिफाइन कर दिया, यहाँ से हमने ये साइन इसका इस तरफ है टुवर्ड्स जॉइंट, और यहाँ पर FAC हमारा इसको यहाँ पर हमने फिर भी, चलो यहाँ तो मैंने ये सब ये एक्चुअल आए थे उसको हमने शो किया हुआ है। यहाँ पर ये मैं समझाने के लिए मैंने आपको दोनों मान लिया कि हमने दोनों फोर्स का डायरेक्शन हमारा इस तरीके से है। तो उस केस में अब FAD का वर्टिकल कंपोनेंट और FAD का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि इसका हम वो इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे कि समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। तो उस केस में हम यहाँ पर इसके क्योंकि इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड के हम 2 इसके कंपोनेंट्स का हम कैलकुलेट करेंगे, वर्टिकल फोर्सेस और इसका वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो FAD का वर्टिकल कंपोनेंट हमारा हो जाएगा FAD sin 60 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा हमारा FAD cos 60। अब यहां पर हम इसको सेक्शन हमने ले लिया और किया बाएं भाग का बिंदु B के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, यानी मोमेंट हम B पर लेंगे, हम यहां पर हम B पर लेंगे। तो B पर जब हम मोमेंट लेंगे तो आप सबसे पहले FAD, अब चूंकि इसका डायरेक्शन हमने इस तरीके से माना, इसका वर्टिकल कंपोनेंट हमारा डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रहा है, जब इसका B पर मोमेंट लेंगे तो ये घूम के हमारा ये इस तरीके से ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज में माइनस FAD ले लिया है, तो माइनस FAD sin 60, क्योंकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या है FAD sin 60, तो माइनस साइन चूंकि बिकॉज ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, इनटू वर्टिकल डिस्टेंस। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का ये डिस्टेंस जो है यह 5 और 5 10 मीटर है, तो यहां पर मैंने इसको 10 मीटर कर दिया है। और दूसरा इसमें ये फोर्स लग रहा है, ये जो रिएक्शन हमने निकाली थी, यह रिएक्शन हमारी
12 किलो न्यूटन इंटू 10 मीटर। और ये चूंकि ये हमारा इस डायरेक्शन इसका ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्लॉकवाइज जाने पर ये इसको पॉजिटिव ले लिया। इस कारण से हमने इसको कैलकुलेट किया और एफएडी इज इक्वल टू आया 13.86। अब यह जो हमारा यदि ये कैलकुलेशन में हमारा ये पॉजिटिव ही आता है, तो पॉजिटिव आता है तो इट मीन्स कि जो हमने ये डायरेक्शन माना है वो सही माना है। तो इसलिए देखिएगा आप यहाँ पर ये मैंने जो डाउनवर्ड डायरेक्शन मीन्स टुवर्ड्स जॉइंट बताया हुआ था, तो इसलिए मैंने करेक्ट जो इसमें यहाँ पर ये कंप्रेसिव फोर्स मैंने शो कर दिया है। अब नाउ सेक्शन 1.1 के बाएं भाग के सभी बलों का बिंदु डी के सापेक्ष, अब ये बिंदु जो डी है, इस डी के सापेक्ष हम मोमेंट लेंगे। तो डी के सापेक्ष जब हम मोमेंट लेंगे तो ये इसका एक तो ये लोड है हमारा एफएसी। अब चूंकि ये वाला जो एफएडी जो है वो एफएडी यहीं से पास हो रहा है, तो इट मीन्स कि जब हम इसको हम कंसिडर करेंगे तो इसका ये 0 हो जाएगा। तो हम एफएडी तो हम यहाँ पर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं लेकर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों लेने होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम यहाँ पर एफएडी cos 60 हम लेकर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये सेक्शन 1.1 के सभी भागों का, लेकिन अब एफएडी भी अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं तो भी हमारा क्या है कि यहाँ का अगर हम कंसिडर करें तो इसका लोड हमारा यहीं पर आता है, तो इट मीन्स कि वो एफएडी हमको कंसिडर करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हम एफएडी तो हम 13.8 से निकाल, अब यहाँ पर हम एफएसी इंटू डीजी, एफएसी इंटू डीजी, या एफएसी का वर्टिकल कंपोनेंट डिस्टेंस जो है डीजी और प्लस ये 12 इंटू एजी, ये वापस क्लॉकवाइज है तो 12 इंटू एजी कर दिया। तो इससे हमने अब डीजी इज इक्वल टू 5 sin 60। अब हमको ये जो वर्टिकल हाइट निकालनी है, ये ट्रायंगल लिया हमने एडीजी और इसमें 5 sin 60 कर दिया, इससे 4.33 आया और एजी हमारा 2.5 मीटर आया। एफएसी हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये माइनस में आया 6.93। ये कि जो हमने डायरेक्शन माना था वो डायरेक्शन हमारा उसका अपोजिट डायरेक्शन है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने यह माना था, हमने इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स जॉइंट, अब उसको हम शो कर देंगे अवे फ्रॉम द जॉइंट। तो अवे फ्रॉम द जॉइंट होने पर ये इस तरह का बनेगा और इस तरह का ये हम टेंसाइल फोर्स को डिफाइन करने के लिए हम बताते हैं। तो यहां पर मैंने ये बीच यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है टेंशन में। अब माइनस साइन ये मैंने लिखा हुआ यहाँ पर, माइनस साइन दर्शाता है कि बल की दिशा जो मानी गई थी वो विपरीत है। ओके, तो ये तो केवल हमारा प्लस माइनस के कारण से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब नाउ काट 2-2 हम लेंगे, काट 2-2 हम इस तरीके से लेंगे जो हमने इसमें फिगर में दिखाया हुआ है। काट 2-2, अब देखिए वैसे क्या है कि कोई भी सेक्शन आप लेंगे 3 से अधिक मेंबर्स नहीं होने चाहिए, तो 1 2 3 मेंबर हैं, लेकिन इसमें इन 2 अवयवों में ही हमारे को फोर्सेस का हमको याद करना है। तो इसलिए ये वाला सेक्शन हम इस तरीके से लेंगे। अब इस तरीके से लेने पर हम यहाँ पर अब कुछ कैलकुलेट करेंगे। अब इसको सबसे पहले तो चूंकि हमको इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा, तो यहां से हम आगे एक्सटेंड करेंगे और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल डीजीबी। तो इसमें हम ये कि कुछ कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमको ये भी लेंथ चाहिए, हमको डीबी की लेंथ भी चाहिए और जीबी की लेंथ भी चाहिए, क्योंकि सी के तो हम निकाल चुके हैं और बाकी तो सब हमको मालूम है। लेकिन अब इस तो अब यहाँ पर ये 2 ट्राइंगल्स में अलग अलग निकालेंगे। तो डीबी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा AB sin 60 और AB इज इक्वल टू 10 मीटर, तो sin 60 is 0.866 तो 8.66 और GB हो जाएगा DB sin 30। ये इतना मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये तो सब आप ये निकाल सकते हैं। तो यहाँ GB इज इक्वल टू DB sin 30, तो ये हमारा 4.33 आ जाएगा। अब C के सापेक्ष हम आघूर्ण लेंगे सबसे पहले। तो C के सापेक्ष हम आघूर्ण लेंगे, तो यहाँ पर ये तो सीधा यहाँ पर आ रहा है, तो इसमें डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो इसको ये तो 0 हो जाएगा, केवल हमारा ये FDE रहेगा। तो FDE इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है CEC, तो ये FDE इंटू EC और -10, यहाँ पर ये लोड है हमारा, यहाँ पर ये 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा था, तो ये 10 किलो न्यूटन का लोड 10 इंटू
यहाँ पर हमने इसको HC से डिफाइन किया हुआ है, तो 10 इंटू HC हो जाएगा। और फिर ये तीसरा लोड हमारा ये वर्टिकल रिएक्शन है 12 किलो न्यूटन, 12 इंटू AC हो जाएगा, तो 12 इंटू AC, और समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0 फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो FD आ जाएगा हमारा 14 किलो न्यूटन। ये भी देखिए अभी माइनस में आ रहा है, यानी कि जो हमने ये साइन लिया है वो साइन हमारा ऑपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो मैंने साइन एज्यूम किया था जब इसको सॉल्व किया तो ये अवे फ्रॉम द जॉइंट है, लेकिन मैंने यहाँ पर ये बता दिया क्योंकि हमारा नेगेटिव आ रहा था वैल्यू, तो यहाँ पर ये टूवर्ड्स जॉइंट आ गया, तो ये भी यहाँ पर ये कंप्रेशन इसमें आ गया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर FD को भी कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें इसमें FDC भी हमको निकालना है, तो B के सापेक्ष गुण लेने पर RA इंटू AB माइनस 10 इंटू HB माइनस FDC इंटू GB, और इसको सॉल्व करेंगे तो FDC हमारा आ जाएगा 10.4। अब ये पॉजिटिव आएगा, यानी कि जो हमने साइन माना था वो साइन हमारा करेक्ट था। अब इसी प्रकार से अब नाउ तीसरा हम सेक्शन लेते हैं हम कि काट 3-3 लेने पर। अब ये हमने ये सेक्शन लिया, हमने ये 3-3 इस तरीके से। तो यहां पर यह जो हमने सेक्शन लिया है इसमें भी हम ये कि लेफ्ट हैंड साइड को हम कंसीडर कर रहे हैं, राइट हैंड साइड को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो सॉरी, हम राइट हैंड साइड को कंसीडर कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमको FB और FBC हमको कैलकुलेट करना है। तो FB तो हमारा यहाँ पर वापस पुनः चूंकि हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस और हमको ये चाहिएगा, तो हमको ये एक तो ये CF तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, EF हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो EF इज इक्वल टू CF 1060, तो 1.25 इंटू 1.732 यानी 2.165, और चूंकि हमारा DB हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं 8.66, तो D इसका हाफ हो जाएगा, तो D इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू 4.33, और BF इज इक्वल टू हो जाएगा BC माइनस CF 5 माइनस 1.25 इज इक्वल टू 3.75। तो इस तरीके से हम यहां पर हम काट 3-3 के दाएं भाग में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर FBC इंटू EF और माइनस RB इंटू BF और AFBC इज इक्वल टू ये 10 इंटू 3.75, और ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व किया। ये हमारा वैल्यू आ गई टेंशन में, और B के सापेक्ष हम गुण लेंगे तो इसको भी हम FC कैलकुलेट करेंगे। ये वापस नेगेटिव आ रहा है तो इसको हम चेंज कर देंगे इसका डायरेक्शन, तो ये हमारा कंप्रेशन फोर्स हो जाएगा। इस तरीके से अब हम काट 4-4 हम कंसिडर करेंगे। काट 4-4 में हम जब कंसिडर करेंगे तब हम उसमें कैलकुलेट करेंगे FB इंटू C माइनस RB इंटू BC, और FB कैलकुलेट करके हम निकालेंगे, इसका आया 20 किलो न्यूटन। ये पॉजिटिव है, तो उस केस में कि जो भी हमने डायरेक्शन माना है वो हमारा करेक्ट है। फिर इसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे, और इस टेबल के द्वारा हम इसमें विभिन्न जो फोर्सेस हमने निकाले हैं उन फोर्सेस को हम लिख देंगे, यानी एक टेबल बनाएंगे जिसमें अवयव, बल और प्रकृति। अवयव, बल और प्रकृति में हम अवयव लिख देंगे AC, AD, CD, CE, DE, BC, BE। बल जो हमने कैलकुलेट किए थे वो हम सब लिख देंगे। अब वो टेंशन में था, कंप्रेशन में था, टेंशन कंप्रेशन जो भी है, तो इस तरीके से यह टेबल हम बना लेंगे। तो ये हम यहाँ देखेंगे कि इस तरीके से इसको हमको फ्रेम को सॉल्व करना होता है। कि सॉल्व करने के लिए अब, और इसमें मैंने फिर फाइनली इसको स्केच में मैंने ये सब डायरेक्शंस बता दिए, शो कर दिए हैं। तो यहीं से इससे हमको ये पता चल सकता है कि जैसे अगर मान लो सपोज मैं कहूं कि ये एडी में कौन सा फोर्स है, तो चूंकि ये साइन जो हमारा है कंप्रेशन का है, तो एडी के अंदर जो हमारा ये कंप्रेसिव फोर्स आएगा, और कंप्रेसिव फोर्स की जो वैल्यू है वह कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पर, ये कि FAD में 13.86, तो ये कंप्रेशन। तो इस तरीके से हम इस टेबल को भी शो कर सकते हैं, और साइमल्टेनियसली हम इस फ्रेम को भी फिर फाइनल फिगर बना के हम इसको शो कर सकते हैं। तो ये एक हमारा जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो एक साइंटिफिक तरीका है वो इस तरीके से हम इसको करते हैं। तो यह हमारा डिफाइन करता है मेथड ऑफ सेक्शंस को। अब मेथड ऑफ सेक्शंस
हमारा इजी रहता है, क्योंकि हमारे को इसमें हमारे सेक्शन, लेकिन बस ध्यान में जो हमको रखना पड़ता है कि जब हम सेक्शन चूज करते हैं तो सेक्शन चूज करने के लिए यह आवश्यक है कि जो हमारी ये जो कंडीशन है उन कंडीशंस को हमको सेटिस्फाई करना होता है कि किसी भी कंडीशन में दो अवयव से अधिक अधिक हमारे सेक्शन के बाएं भाग में या दाएं भाग में आ गए और हम उसको कंसिडर कर रहे हैं, तो उस केस में उसको सॉल्व करना थोड़ा सा हमारे लिए संभव नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखें। और यह इजी है। इसमें यदि दो चार तरह की इस तरह की डिफरेंट प्रॉब्लम्स यदि हम कर लेते हैं तो एक हमारे में कॉन्फिडेंस आ जाता है और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन में भी इस फ्रेम के ऊपर एक क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन आता है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आशा करता हूं कि आपको यह मेथड ऑफ सेक्शन समझ में आया होगा, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।